नमस्कार, मेरा नाम अनिल सकरवा, गवर्नमेंट स्कूल बांसवाड़ा से मैं फिजिक्स लेक्चरर। और कक्षा 12 का सिलेबस हमने शुरू कर रखा है यहाँ ऑनलाइन क्लासेस के अंदर यूट्यूब क्लासेस में, जिसमें 106 नंबर क्लास में हम आज हैं, 106 नंबर क्लास में। और चैप्टर चल रहा है अपना विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसके अंदर हमने लगभग काफी टॉपिक पढ़ लिए हैं, आधे से ज्यादा भाग कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें हम प्रेरकत्व पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अन्य प्रेरकत्व के बारे में सब बातें पढ़नी थी। अब उसी से संबंधित टॉपिक मैंने जैसा कि तब शुरू किया था प्रेरण, तब भी आपको बताया था प्रेरकत्व कि अन्य प्रेरकत्व को अगर आप समझ लेंगे तो फिर हम दूसरा जो पार्ट है इसका स्व प्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस, उसके अंदर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक स्वप्रेरण तथा स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरण तथा स्वप्रेरकत्व। इसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस। स्वप्रेरण जैसे अन्य प्रेरण वैसे वही बात करेंगे, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लेंगे क्योंकि पूरी बात हम कर चुके हैं। वही अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप 105 नंबर क्लास आप जरूर देख लें। तो फिर आप 105 नहीं 104 नंबर क्लास आप जरूर देख लें, तो फिर आपको दिक्कत क्या है स्वप्रेरण को समझने में। जैसे अन्य प्रेरण के अकॉर्डिंग वो कर लेते हैं हम कंपैरिजन, तो अन्य प्रेरण में दो कुंडली लेते हैं, एक में धारा प्रवाहित होती है उसके कारण दूसरे में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, प्रेरित विद्युत वाहक की उत्पत्ति होती है, इसलिए दो कुंडलियों का गुण है। स्वप्रेरण क्या है, एक ही कुंडली का गुण है, उसी में अगर धारा प्रवाहित करते समय धारा में परिवर्तन किया जाए तो फिर वहां चुंबकीय फ्लक्स जो धारा कुंडली में उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र, उसमें भी परिवर्तन होगा, तो उसे गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन जब हो जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक की उत्पत्ति हो जाती है। अब यहाँ ये जो गुण है कुंडली का स्वयं का गुण है स्वप्रेरण, तो वो क्या करता है, उस कारण का विरोध करता है जिस कारण इसकी उत्पत्ति होती है। तो कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, धारा में वृद्धि के कारण या कमी के कारण। इनडायरेक्ट ये कह सकते हैं, डायरेक्टली हम की धारा में परिवर्तन के कारण हो रहा है। तो जैसे अन्योन्य प्रेरण जो वो दो कुंडलियों का गुण था, एक के कारण दूसरे में उत्पत्ति होती है, वैसे ही स्वप्रेरण क्या है, कुंडली का स्वयं का गुण है, जो क्या करता है किसी कुंडली में धारा में वृद्धि या धारा में कमी का विरोध करता है। अगर वृद्धि हो रही है तो वृद्धि क्यों हो रही है, उस तरह से उसमें विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होगी, और कमी हो रही है तो कमी क्यों हो रही है, उसके विरुद्ध उसमें विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होगी, जो लेंस के नियम के अनुसार हम उनकी दिशाओं की बात पहले कर चुके हैं। तो ये तो होगी स्वप्रेरण की परिभाषा क्या है, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हम एक बार। स्वप्रेरण क्या है कि किसी भी कुंडली का स्वयं का गुण है जो उसमें प्रवाहित धारा में वृद्धि या धारा में कमी का विरोध करता है। अब स्वप्रेरकत्व क्या है, तो कुंडली एक ही है, यहाँ सिंगल कॉइल है, इसी के अंदर क्या हो रहा है, इसी के अंदर धारा प्रवाहित की जा रही है और इसी के अंदर की लगी है, और इसी में क्या हो रहा है, इसमें कमी का या वृद्धि का विरोध हो रहा है। एक ही कुंडली है, दो कुंडलियों की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट अब इसके अंदर बात लेते हैं कि स्वप्रेरकत्व क्या है। तो वही फाई जो है वो किसके समानुपाती है, आई के। अब इसी के अंदर, इसी में करंट फ्लो है, इसी में फ्लक्स है, तो इसी कुंडली का फ्लक्स इसी में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, देन फाई इज इक्वल टू एल आई, एंड दिस एल इज अ कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, इसको स्वप्रेरकत्व बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। वहां जो हमने एम को लिखा था वो उसको हम एल लिख रहे हैं, और कोई चेंज नहीं है। वहां हमने पी और एस यूज किए थे क्योंकि वहां दो कॉइल थी, एक को हमने नाम दे दिया जिसमें बैटरी थी उसको प्राइमरी कॉइल, और दूसरे को नाम दे दिया सेकेंडरी कॉइल। लेकिन यहाँ क्या है, एक ही है, तो हम फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, देन फाई इज इक्वल टू एल आई यूज कर सकते हैं। मात्र वही रहेंगे, विमाएं वही रहेंगी, सब बातें वही रहेंगी। देन एल इज इक्वल टू एल कैन बी राइट एज अ फाई अपॉन आई, और यूनिट इज एम, वही बात है। अब सेम इसको भी डिफाइन करना हो तो जैसे हमने प्रेरकत्व को डिफाइन किया था वैसे इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। इफ I is equal to 1 ampere, is I is equal to 1 ampere, then L will be equal to 5.
अगर I की वैल्यू 1 एम्पीयर है तो L किसके इक्वल हो जाएगा, phi के इक्वल। तो ये इसको डिफाइन करने का तरीका है। तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसका फ्लक्स का जो मान है वो इसके स्वयं प्रेरकत्व को परिभाषित करता है, यानी इसमें उत्पन्न फ्लक्स जो है वही स्वयं प्रेरकत्व के बराबर होता है। अब दूसरा न्यूमेरिकली बात हमने करी थी कि न्यूमेरिकल इस टॉपिक से फिर बता रहे हैं कि न्यूमेरिकल इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो न्यूमेरिकल फॉर्म आप ध्यान रखें, एक तो ये सिंपल, ज्यादा ही सिंपल पूछ लिया जाए तो नॉर्मली इसका यूज नहीं होता है। इसमें जो फैराडे लॉ आपने अप्लाई किया था वो यहाँ भी अप्लाई करते हैं, केवल की बात कर रहे हैं, बार बार एक बात को बहुत रिपीट कर रहे हैं। आपको भी वही बात ध्यान रखनी है कि जो वहां हम इंडक्टेंस एम यूज कर रहे थे फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो यहाँ एल यूज कर रहे हैं फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ बाय फैराडे लॉ अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी, और वैल्यू पुट कर दो, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे फाई इज इक्वल टू एल पुट कर दो बाय इक्वेशन फर्स्ट, देन P इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी टी इंटू एल आई, एल इज अ कांस्टेंट माइनस एल डी आई डिवाइडेड बाय डी टी। दिस इज द इक्वेशन which shows the relation between EMF and change in current with respect to time and also relation with inductance। तो यहाँ इस इक्वेशन का पर्टिकुलर ध्यान रखना, जो भी आपको यहाँ बात पूछ जाए उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको सारी वैल्यूज दे दी जाएगी, जैसे हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस का इक्वेशन किया था सेम वही है, आप उसको करके देख लेना। लास्ट में मेडिकल क्लास जब हम करेंगे उसके अंदर एक एक दो इक्वेशन हम बात कर लेंगे। इसमें आखिर कर चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग है कि आपको करंट दे दिया जाए कि 3 एम्पीयर से 0 एम्पीयर तक 5 सेकंड में परिवर्तन हो जाता है और 20 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होता है। तो आपको डीआई निकालना है और डीटी जो वो आप ध्यान रखना, डिफरेंस ऑफ टाइम ही दिया जाएगा आपको। क्या दिया कि 5 एम्पीयर से 0 एम्पीयर होने में 3 सेकंड लगते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वो 3 सेकंड ही डिफरेंस ऑफ टाइम है, डीटी है। बाकी आपको ई की वैल्यू दे देंगे तो एल पूछ लेंगे और एल दे देंगे तो ई की वैल्यू पूछ लेंगे, जैसी वैल्यू दे दी जाए उसके अनुसार आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब जैसा हमने उसके अंदर सोल्व किया था इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस में एक हमने डेरिवेशन किया था, दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाओं के कारण अन्य प्रेरकत्व, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो नहीं आएंगे, क्या आएंगे, एक ही आएंगे। तो किसी परिनालिका के लिए, किसी परिनालिका के लिए स्वयं प्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए सॉलिनॉइड, एक प्रणालिका है या उसी के लिए हमें बनाना है। सेम उसी तरह से सोल्व करेंगे भी। अब देखो एक बात हमने याद कर ली स्वयं प्रेरण में कि कुंडली का ऊर्जा गुण है, उसी में करंट फ्लो है, उसी में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसी में फ्लक्स ले रहे हैं, तो सारी बात उसी के अंदर ही आएगी। वैसे यहाँ पर भी वही बात करेंगे, जैसे उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो बातें की थी हमने, एक S1 सोलेनॉइड है, उसके ऊपर दूसरी S2 लिपटी हुई है, लंबाई L है, प्लस काट है, फेरों की संख्या N1 N2 है, लेकिन यहाँ एक ही है तो उसकी लंबाई L है, फेरों की संख्या N है, और उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है I है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो B है, फ्लक्स जो है वो फाई है, फाई इज इक्वल टू B हो जाएगा, और B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni हो जाएगा परिनालिका के लिए। चुंबकीय क्षेत्र सिस्टमैटिक बात करेंगे। एक ही परिनालिका एज्यूम करना है हमें कि यहाँ हमने मान लिया कि ये कोई परिनालिका है, इसकी लंबाई क्या है, L है, इसमें अंतरस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो A है, प्रवाहित होने वाला करंट जो है वो I है, फेरों की संख्या वो M है, M ही ले लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र जो इसके चारों ओर उत्पन्न होता है वो B है। ये बात आपको लिख लेनी है, बोर्ड पे नहीं लिखेंगे हम, आप सिंपल वे में, अब तो हमने बहुत चैप्टर कर लिए इसलिए, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि आप कैसे लिखना है। आपके लिखोगे माना कोई परिनालिका L लंबाई की है, जिसके तार के अंतरस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इसमें फेरों की संख्या N है, और इसमें प्रवाहित जो धारा है वो I है। I धारा के कारण इस परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू, ये होता है म्यू नॉट Ni, ये हम पहले सोल्व कर चुके हैं, यहाँ प्रूफ करके नहीं दिखाना, यहाँ डायरेक्ट यूज करना है।
एन क्या है, एन है इकाई आयतन में, सॉरी इकाई लंबाई में, आयतन ये लंबाई है, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, टोटल लंबाई यानी एन जो फेरे कैपिटल एन वो कितने में, एन लंबाई में, इकाई लंबाई में कितने हो जाएंगे, एन अपॉन एन। तो परिनालिका की इकाई लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या रहेगा, कैपिटल एन अपॉन एन। तो ये बात आप कर सकते हो समीकरण एक में। बाय इक्वेशन फर्स्ट b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एन, ये आ गई इक्वेशन सेकंड से। अब बात करें नेक्स्ट, आगे क्या करना है, हमें क्या निकालना है, स्वप्रेरकत्व निकालना है, एल की वैल्यू निकालनी। तो n इज इक्वल टू क्या, फाई अपॉन आई, फाई की वैल्यू निकाल लो और आई का डिवाइड कर दो। दूसरी बात इस इक्वेशन से देखें तो फाई इज इक्वल टू एल आई, इसी तरह से फाई से इक्वेशन निकाल लो आई की फॉर्म में, तो कंपैरिजन कर लो विद RHS टू LHS एंड आल्सो RHS टू RHS, देन फाई जो l जो है वो उसके जगह जितना भी जो भी वैल्यूज आएंगी वो सारी n के इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप इसी तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो हमें नेक्स्ट निकालना फ्लक्स, फ्लक्स हमें पता है b डॉट ds होता है, b ds कह सकते हैं, b डी ए लिख देते हैं, एरिया यहाँ कंप्लीट एरिया ए ले रहे हैं तो ए सी लिख देते हैं। तो यहाँ परिनालिका में फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू ए, वैल्यू पुट कर दो बी की और ए तो है मल्टीप्लाई में। दूसरी बात इसमें फेरों की संख्या जितनी ज्यादा फेर, देखो ये तो क्या है चुंबकीय क्षेत्र की बात है, इसके अंदर आ रहा है ये स्मॉल एन, लेकिन यहाँ फ्लक्स भी जितने फेरे होंगे उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, फेरों की संख्या n है तो यहाँ क्या हो जाएगा, फेरों की संख्या n है, अतः फ्लक्स फाई इज इक्वल टू एन बी ए। अब आप वैल्यू पुट कर दो और फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। n एज इट इज, b की जगह रखते हैं म्यू नॉट n आई, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इंटू ए। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल इंटू आई। अब देखो इक्वेशन में फर्स्ट आपके पास है फाई इज इक्वल टू एल आई, तो इसे तुलना कर लो, फाई की जगह फाई है, आई की जगह आई है, बाकी सारी वैल्यू किसकी जगह, एल की जगह, डिवाइड कर दो, बात है कि कोई अंतर नहीं है दोनों में। इक्वेशन थर्ड, तो समीकरण 3 की जो तुलना है, समीकरण 3 की तुलना किससे करो, 1 से, यानी फाई बराबर एल आई से करने, तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास, वैल्यू आ गई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन। तो फॉर्मूला वैसा ही है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए जब सोल्व करते हैं तो वहां n स्क्वायर की जगह n1 n2 आ जाता है, क्योंकि दोनों में फेरों की संख्या अलग अलग लेकर चलते हैं, कुछ भी हो सकती है, इसलिए n1 मल्टीप्लाई n2 आ जाता है। या दोनों में सेम है इसलिए n मल्टीप्लाई n स्क्वायर हो गया, बाकी वही लंबाई है वो क्षेत्रफल है। अब ये पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कि स्वप्रेरकत्व या प्रेरकत्व का मान किन राशियों पर निर्भर करता है। तो म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो किस पे डिपेंड करता है, जो वायर का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसके वर्ग उसके समानुपाती होता है, और परिनालिका की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी लंबाई ज्यादा होगी तो प्रेरकत्व की वैल्यू कम हो जाएगी, लंबाई कम होगी तो प्रेरकत्व ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह से फेरों की संख्या ज्यादा होगी तो प्रेरकत्व ज्यादा होगा, और तीसरी बात जो अनुप्रस्थ काट अगर ज्यादा है तो प्रेरकत्व ज्यादा होगा। तो आपको ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि एल की जो वैल्यू है ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एल की जो वैल्यू है स्मॉल एल यानी लेंथ ऑफ सोलेनॉइड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से दूसरा टॉपिक इसका जो है अन्योन्य प्रेरण हमने पढ़ लिया था, इसीलिए थोड़ा हमने स्पीड में लिया इसको ताकि एक ही क्लास में ये सारी बात पूरी हो जाए। आप इसको देख लें, हो सकता है ज्यादा स्पीड की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आए किसी को, तो आप थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लें इसको। और अनन्य प्रेरण को और अनन्य प्रेरकत्व को हमने बहुत इजी वे में बहुत सिंपल तरीके से बहुत स्लोली हमने उसको पढ़ा था, तो आप उसको देख लें पहले, वो देख लें तो आपको इसको पढ़ने की इस क्लास को देखने की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़ा सा समझ के बाद में सारा वर्क खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो बातें हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।